हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी का 11th चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे मानव के नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और रंग बिरंगा संसार। यानी देखिए, लेंस के बारे में हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो उससे काफ़ी अगर जो पिछला चैप्टर है उससे कोरिलेट किया जाए तो काफ़ी इसमें हेल्प होगी ह्यूमन आई को भी पढ़ने में, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और जो दृष्टि दोष हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें ये समझिए कि जो हम लोग ने अपवर्तनांक पढ़ा, ठीक है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, इन दोनों ही की प्रोसेस यहाँ पे हेल्प करेगी। और लेंसेज के बारे में जो हम लोग ने डिस्कशन कर चुके हैं उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं, ईजी हो गई ये चैप्टर। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, पिछले अध्याय में आपने लेंसों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी स्थिति किस जगह बन रहा था, उनके आपेक्षिक साइज कैसा साइज था, छोटा था बड़ा था, बिंदु के आकार का था, ये सारी चीज़ें हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। ठीक है, यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। अब मानव नेत्र में भी हम कुछ चीज़ें ऐसी देखेंगे, तो देखेंगे कि उसमें कैसे ये हेल्प करेगा। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। इसकी संरचना में एक लेंस होता है। मानव नेत्र में हम देखेंगे उसमें भी एक लेंस पाया जाएगा, जिसे हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। मानव नेत्र में लेंस का क्या कार्य है, ठीक है। चश्मे में प्रयोग किए जाने वाले जो लेंस हैं वो किन जो दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते हैं, जो आँखों के या जो है दृष्टि से संबंधित जो विकार हैं उनको किस तरीके से संशोधित करता है, सही करता है। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों के पर विचार करेंगे। देखिए, पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा उसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम इन धारणाओं की प्रकृति में, ये जो सारी धारणाएं हैं इनकी प्रकृति में कुछ प्रकाशीय, नेचुरली जो प्रकाशीय परिघटनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इन्हीं धारणाओं के आधार पर। जैसे इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, ठीक है, जैसे हम इंद्रधनुष बनने, प्रकाश, श्वेत के प्रकाश, वर्ल्ड श्वेत प्रकाश के जो कलर्स हैं उनके विभक्त होने, और आकाश के नीला रंग, आकाश का नीला रंग किस वजह से होता है, ये सब जो नेचुरल घटनाएं हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे मानव नेत्र के बारे में। देखिए, ह्यूमन आई जो होती है उसके बारे में देख लें। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। सेंसस की अगर बात करें तो ये सबसे अच्छी और ग्रहण करने की एक अच्छी युक्ति है, ठीक है। तो ये हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने की योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को, अगर हम आंखें बंद करते हैं तो हम वस्तुओं को उनकी गंध से, उनके स्वाद से और उनके द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि है या उन्हें स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तथापि अगर आंखों को बंद करके रंगों को पहचान करना हो तो ये असंभव है। यानी हम कलर को नहीं पहचान सकते, बाकी सारी चीज़ें हम ये महसूस कर सकते हैं कि वो वस्तु जो है वो कैसी है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र जो है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाती है। कलरफुल जो है एटमॉस्फेयर है, या एटमॉस्फेयर के हम ऑल ओवर जो एरिया है, वर्ल्ड है, ठीक है, वहाँ पे जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, कलरफुल चीज़ें हैं, उनको पहचानने में ये जो हमारा मानव नेत्र है रंग बिरंगे संसार को, वो हेल्प करता है। आगे देखिए, पहले हम ये आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है मानव नेत्र का, उसे डिस्कस कर लें। देखिए, ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले क्या है, ये वाला एरिया जिसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। स्वच्छ मंडल जो है वो कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। स्वच्छ मंडल के बाद आते हैं नेत्रोद। नेत्रोद जो होता है ये कॉर्निया और लेंस के बीच का जो एरिया है ना, ये लिक्विड जो है, इसको कहा गया है। और फिर आती है पुतली, प्यूपिल। परितारिका जो होती है आइरिस होती है, जो कि प्यूपिल के साइज़ को कवर करने का काम करती है, मतलब प्यूपिल के साइज़ को घटाने बढ़ाने पर उसका जो कंट्रोल है, और साथ ही साथ कितना प्रकाश अंदर आना चाहिए आंखों में, इस पर भी कंट्रोल करती है। क्रिस्टलीय लेंस इसके जस्ट पीछे आएगा, ठीक है। लेंस का क्या काम होगा, जो लाइट पड़ रही होगी लेंस पर या आंखों पर पड़ रही होगी उसको केंद्रित करके उसकी इमेज बनाना, कहाँ पर, रेटिना पर, जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। और ये जो पक्षमावी पेशियाँ होती हैं, सीलियरी मसल्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जो लेंस होता है उसको सपोर्ट करने का, उसके स्टैंड बनती हैं, ठीक है।
दृक तंत्रिका जो होती हैं जिन्हें हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं जो भी सिग्नल आया प्रकाशिक सिग्नल, इसको जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल में यानी इसको जो है विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। ये होता है कच्चा द्रव। देखिए जो कॉर्निया और लेंस के बीच का द्रव होता है इसको नेत्रोद बोलते हैं, और लेंस और रेटिना के बीच वाला जो एरिया होता है यहाँ पे जो ये वाला जो लिक्विड भरा होता है इसको कचाप द्रव, इक्वस ह्यूमर या फिर वेटरस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखिए मानव नेत्र एक कमरे की भांति है, सॉरी कैमरे की भांति है। ठीक है, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं उस पर प्रतिबिंब बनाता है। तो लेंस का काम क्या हो गया कि वो जो भी प्रकाश आ रहा है, जो भी चीज़ें वस्तु से जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है उसे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। कौन? मानव लेंस, जो लेंस निकाय है। प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर के नेत्र में प्रवेश करना, वो जो पतली झिल्ली वो क्या है? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अब जैसे चित्र में हमने देखा उसमें ये जो झिल्ली है वो नेत्र गोलक के अग्रभाग पर एक पारदर्शी, देखिए ये आगे का ही तो भाग है, इस पर एक पारदर्शी उभार बनाती है, एक लेयर बनाती है जो कि पारदर्शी है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है और इसका जो व्यास होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहर, अपवर्तन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि कॉर्निया कैसी है? ट्रांसपेरेंट है। अपवर्तन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ जो है उस पर ही होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी जो वस्तुएं हैं उनको रेटिना पर फोकसित कर देता है। वही विभिन्न दूरियों पर रखी जो वस्तुएं हैं उनसे आने वाला जो प्रकाश है वो जो है लेंस पर जब पड़ता है तो उसको रेटिना पर केंद्रित कर देता है, फोकस कर देता है ताकि इसकी इमेज बन जाए। अब आवश्यक दूरी में सूक्ष्म समायोजन होता है। अब ये मतलब उसका जो दूरी है उसका समायोजन करके उसकी पूरी प्रॉपर इमेज जो होती है वो बना दी जाती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम के जैसा होता है जो कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। एक बार देख लीजिए परितारिका, ये वाला स्ट्रक्चर है इधर इधर। ठीक है, इसे आइरिस बोलते हैं। आइरिस के कारण ही पुतली का जो कलर होता नहीं है, जो लेंसेस सॉरी पुतली का ही तो कलर चेंज होता है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग कलर का अलग अलग कलर की जो है प्यूपल्स होती हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? ये जो परितारिका है यानी आइरिस, उसी की वजह से होता है। इसका मेन काम क्या है? ये पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। पुतली क्या करती है? प्यूपल जो होती है, अच्छा देखिए परितारिका आइरिस क्या करती है? पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। और पुतली क्या करती है? वो नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। अब यहाँ पे आता है अभिनेत्र लेंस, आई लेंस। वो क्या करता है? आई लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा या फिर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, उल्टा वास्तविक क्यों बनाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लेंस है वो कैसा है? उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सिर्फ एक स्थिति को छोड़ करके बाकी सारी स्थिति में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसलिए उत्तल लेंस है तो यहाँ पे भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत सारी वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये देखिए प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। जैसे ही मतलब उन पर जो इल्यूमिनेशन प्रकाश का जो भी इफेक्ट जैसे ही उन पर पड़ता है रेटिना पर, वहाँ प्रेजेंस जो कोशिकाएं होती हैं वो तुरंत प्रकाश सुग्राही होती हैं, वो तुरंत कोशिकाएं जो है वो सक्रिय हो जाती हैं तथा जो विद्युत सिग्नल में मतलब अब ये जो प्रकाश का जो सिग्नल था उसको विद्युत सिग्नल उत्पन्न करने लगती हैं। ठीक है, ये जो सिग्नल हैं ये दृक तंत्रिकाओं ऑप्टिक नर्व के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं, ब्रेन तक। ठीक है, अब जो ब्रेन होता है मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, उसके बारे में जो भी व्याख्या करना होता है और फिर उसके बाद अंततः इस सूचना को संसाधित करके अरेंज करके जिसकी कि मतलब जो भी अलग अलग सूचनाएं उनको मिल रही हैं उसे अरेंज करके संसाधित करके जिससे कि हम वस्तु की किसी भी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख लेते हैं, ऐसे अरेंज कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं दृष्टि तंत्र की किसी भी भाग की क्षतिग्रस्त होने, दृष्टि तंत्र यानी कि पूरी जो आई स्ट्रक्चर है उसमें जितने भी पार्ट जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं
उनकी किसी भी पार्ट के क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा कुसंक्रियाओं यानी माल फंक्शनिंग से दृष्टि प्रकारों में सार्थक क्षति हो सकती है। ठीक है, दृष्टि यानी देखने का जो काम है उसमें एक सार्थक जो है उसमें कोई ना कोई कमी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, जैसे प्रकाश संचरण में सम्मिलित, प्रकाश का जो संचरण होता है उसमें सम्मिलित होने वाली जो संरचना है, कोई भी संरचना, जैसे कि कॉर्निया है, प्यूपिल है पुतली, अभिनेत्र लेंस है आई लेंस, नेत्रोध है जो वही कॉर्निया और लेंस के बीच का जो एरिया है, ठीक है, काचाभ द्रव है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर, अथवा रेटिना जैसी संरचना जो कि प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। रेटिना यही तो करती है, प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करती है। या फिर दृक् तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अगर इनमें से किसी का भी क्षतिग्रस्त अगर हो जाए तो चाक्षुष विकृति जो देखने में जो प्रॉब्लम होती है या एक दोष है वो उत्पन्न करती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाशित कमरे में यानी ज़्यादा लाइट वाले से अगर अंधेरे कमरे में आप जाते हैं, अंधेरे कमरे के लिए ज़्यादा बेहतर है, प्रवेश करते तो आराम में कुछ देर आप उस कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाते। अगर आप लाइट से और कम डिम लाइट में अगर जा रहे हैं तभी भी आप प्रॉपर वे में या तुरंत तुरंत नहीं देख पाएंगे, या अगर डिम लाइट से काफ़ी तेज़ वाली लाइट में जा रहे हैं तभी भी आपके साथ ऐसे ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद ये चीज़ बैलेंस होने लगेगी। तथापि कुछ समय पश्चात आप उसी मंद प्रकाशित कमरे की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर आप वो जो कम लाइट वाला जो रूम है वहाँ की चीज़ों को देख पाएंगे। आँख की पुतली परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। ये जो प्यूपिल होती है ये किस तरीके से काम करती है, वेरिएबल अपेरेचर होता है, यानी कि प्यूपिल का साइज़ चेंज होता रहता है ना, तो परिवर्तित द्वारक की तरह की भांति कार्य करती है, जिसके साइज़ को परितारिका यानी आइरिस की सहायता से बदला जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो जो परितारिका यानी आइरिस जो होती है वो सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है। जब प्रकाश अत्यधिक चमक जाता है तो एकदम छोटी छोटी आंखें कर लेते हैं हम लोग, तो वही सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। परंतु जब प्रकाश मंद होता है, एकदम कम होता है, तो परितारिका एकदम फैल करके पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे क्या होता है कि आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की जो शिथिलता है, रिलैक्सेशन है, उससे पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है। जब रिलैक्सेशन की कंडीशन आती है तो पुतली जो है वो पूर्ण रूप से खुल जाती है, तभी हमें बड़ी बड़ी आंखें दिखती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी समंजन क्षमता। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? अकोमोडेशन कैपेसिटी। देखिए, अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, जेली जैसे पदार्थ जो है इसका बना होता है आई लेंस। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक जो पक्षमाभी पेशियाँ होती हैं, सिलियरी मसल्स, इनके द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं कुछ सीमाओं तक। किसकी? इसकी वक्रता यानी कि लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, सिलियरी मसल्स के द्वारा। अभिनेत्र लेंस यानी आई लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर, जब उसमें उसकी जो है वक्रता में परिवर्तन होगा तो उसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाएगी। तो जब पेशियाँ शिथिल होती हैं, रिलैक्स की कंडीशन में जब आती हैं, तो अभिनेत्र लेंस जो है वो पतला, यानी ये जो पेशियाँ हैं सीलियरी मसल्स, ये जब रिलैक्स होती हैं, ठीक है, आराम शिथिल हो जाती, फैल जाती हैं, तो क्या होता है, अभिनेत्र लेंस जो है वो पतला हो जाता है और इस प्रकार इसकी जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है। ये कुछ इसका रिलेशन है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है कि जब ये जो सीलियरी मसल्स हैं, पेशियाँ जब शिथिल होती हैं, रिलैक्स की कंडीशन में आती हैं, तो अभिनेत्र लेंस जो है वो पतला हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। पतले होने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं, पास की वस्तुओं को जब देखते हैं, तब ये जो सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियाँ जो होती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। जब पास की चीज़ों को आप देखिए तो आँखें थोड़ी सी हमको छोटी करनी पड़ती हैं, या हमारी जो पक्षमाभी पेशियाँ हैं वे सिकुड़ जाती हैं। इससे क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो हमारा लेंस जो है वो मोटा हो जाएगा, ठीक है, और जिससे परिणाम स्वरूप क्या होगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी। यानी कि जब लेंस मोटा हो रहा है तो फोकस दूरी घट जा रही है, जब लेंस पतला हो रहा है तो फोकस दूरी बढ़ जा रही है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। और एक और चीज़, वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता में भी यहाँ पे रिलेशन बता रहा है कि जो है मोटा होने पर वक्रता बढ़ जाती है और पतला होने पर ये घट जाती है, तो रिवर्सिबिलिटी शो करता है। ठीक,
यहाँ पे देखिए क्या है, अभिनेत्र लेंस आई लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, इसी को यहाँ हम समंजन या अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन प्रोसेस समझ में आई। इसमें क्या था कि जो लेंस है वो अपने आप को बैलेंस करे ले रहा है, फोकस दूरी को कम करना, घटाना, पतला होना, मोटा होना, इन सारी चीज़ों को अरेंज कर रहा है। यही किस में आता है, समंजन क्षमता में आता है। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा तक कम नहीं होती है, मतलब न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। क्या कहना है, अभिनेत्र लेंस की, आई लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो एक न्यूनतम सीमा जो है उससे कम नहीं होती। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रख कर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। छपा हुआ पृष्ठ है, उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है तथा इससे आपके नेत्र पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी गई कोई भी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्टता से देखी जा सकती है, उसे हम सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। तो ये अगर अल्पतम दूरी की बात की जाती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो यही, और ये जो अल्पतम दूरी है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन के बेस पे पूछा जाता है वो होता है नेत्र का निकट बिंदु। तो क्या कहा जाता है कि नेत्र का जो निकट बिंदु है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर दूर होता है। यानी कि इतने सेंटीमीटर पर हम ईजिली, आराम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी जो वर्ड्स वगैरह होते हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं पास की। ठीक है, किसी सामान्य दृष्टि के जो तरुण वयस्क होते हैं, एडल्ट जो यंग होते हैं, उनके लिए, मतलब उनकी जो आई साइट है वो एकदम नॉर्मल है। ठीक है, उनके लिए निकट बिंदु की जो आँख से दूरी है वो जो नॉर्मल पर्सन है, जो यंग पर्सन है, उसकी 25 सेंटीमीटर होती है निकट दूरी, निकट बिंदु। ठीक, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट, दूर बिंदु की बात की जा रही है, जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, वह नेत्र का दूर बिंदु यानी फार पॉइंट कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए ये अनंत दूरी होती है, काफ़ी दूरी तक ये देखा जा सकता है, इसलिए अनंत कोई फिक्स नहीं होती। ठीक, इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र, यही यहाँ पे लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक सामान्य नेत्र जो होता है उसकी 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक की रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, एक नॉर्मल आई जो होती है। ठीक है, बिना किसी दोष वाली। कभी कभी अधिक अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो होता है वो दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को हम मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, नेत्र की दृष्टि में कमी आ जाती है, आंखों की रोशनी में कमी आ जाती है, या फिर पूर्ण रूप से दृष्टि ही क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद कैटरैक्ट की शल्य चिकित्सा जो सर्जरी होती है उसके पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। तो सर्जरी से वो जो दूधिया जो मतलब कि उसमें जो पदार्थ जमा होने लग जाता है उसको निकाल दिया जाता है। तो ये जो है ये काफ़ी हेल्प होता है, इससे जो रोशनी होती है आंखों की वो वापस आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं कि दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं है? तो आइए देखते हैं। एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने के हमें अनेक लाभ हैं। इसे हमारा दृष्टि क्षेत्र जो है आंखों का देखने का जो एक एरिया है वो विस्तृत हो जाता है। मानो कि एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, एक नेत्र की बात हो रही है, जबकि दोनों नेत्रों का लगभग 180 डिग्री है जाता है। अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक नेत्र का जो क्षेत्र है वो 150 है और दोनों का अगर मिला दिया जाए तो 180 जाता है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन, जो मंद प्रकाशित वस्तु है, ठीक है, इसके डिटेक्शन की, जब संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है, यानी वही देखने की जो क्षमता होती है वो अगर एक से देखा जा रहा है जितने भी एरिया को, अगर दो अगर हो जाए तो वो और एरिया बढ़ जाता है, ईजिली हम देख सकते हैं। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्रायः उनके सर के विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके, परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर के सामने की ओर होते हैं। आप जानवरों से आप जो है देख सकते हैं कि जानवरों की जो आंखें होती हैं, नेत्र जो होते हैं वो सर के दोनों साइड होते हैं, ठीक है, सामने नहीं होते हैं, तो सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु हमें त्रिविम, देखिए दृष्टि क्षेत्र सामने की ओर होता है इसलिए वो तो देखने का जो एरिया है वो तो कम हो जाता है, परंतु हमें त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिल जाता है, यानी 3D स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं। वस्तुएं जो हमें 3D फॉर्म में दिखती हैं उसे हम देख सकते हैं। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल द्विविम लगेगा, ठीक है। दोनों नेत्र खोलिए तो आपको संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी विमा,
तो तीसरी विमा दिखाई देगी, क्योंकि हमारे नेत्र के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्करण होता है। आपने देखा होगा कि अपनी आंखों के बीच में देखिए कुछ जो है एरिया का इसमें स्पेस होता है, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों आंखें प्रेजेंस होती हैं। इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है, हर नेत्र, ठीक है। तो हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके जो भी दोनों प्रतिबिंब देखते हैं, दोनों आंखें जो हैं जो भी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाती हैं, तो दोनों का ही संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है मस्तिष्क। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम ये बता देते हैं कि कोई वस्तु हमें हमारे कितने पास है या कितने दूर है। आगे देखिए, अब आता है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। अब ये जो आँखों में जो है बीमारी जो हो जाती है, तो जो दोष या जो विकार हो जाते हैं उनको वो होते कैसे हैं और उनका संशोधन कैसे किया जाएगा। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता को खो देते हैं, जो एडजस्टमेंट की जो पावर होती है इसको खो देते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष हैं। ये दोष क्या हैं? जैसे निकट दृष्टि मायोपिया, दीर्घ दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दूरदृष्टिता जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष, जिसे हम क्या कहते हैं? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष, देखिए इनके नाम से भी हमें पता करना है कि इसमें थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है वो इसी के बेस पे क्लियर करना है। निकट दृष्टि दोष जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। किसी निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो यानी जिनके अंदर निकट दृष्टि दोष पाया जाता है वो दूर रखी जो वस्तुएं होती हैं उनको सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर के नेत्र के पास आ जाता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट देख पाता है। कुछ मीटर दूर रखी जो वस्तुएं होती हैं उन्हीं को ही स्पष्ट देख पाता है। अब क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष, अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्या कह रहे हैं? निकट दृष्टि दोष का जो निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, जिनको भी उनकी क्या होता है कि उनका जो है जो निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, यानी कि निकट का जो बिंदु था जो हम लोग ने नियर पॉइंट देखा था वो तो हमारा जो है सही रहता है, लेकिन जो फार पॉइंट जो कि अनंत पर बन रहा था वो जो है डिफेक्टेड हो जाता है और वो पास में बनने लग जाता है, यानी उसकी एक मार्जिन सेट हो जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूर बिंदु, ये दूर बिंदु दिखाए गए, ठीक है। तो इसकी इमेज देखिए यहाँ पे रेटिना पर बन रही है, लेकिन वही क्या, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र जब होगा तो ये जो फार बिंदु है, ये वाला फार बिंदु दिखाया जा रहा है जो कि अनंत पर है, अब ये पास में आ जाता है। जब ये पास में आ जाता है तो इससे आने वाली जो रेज हैं ये जब लेंस इस मतलब ये जिस तरीके से आ रही हैं तो लेंस हमेशा उत्तल लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करने का काम करता है। तो ये इस तरीके से पढ़ रही हैं कि ये इनको जो लेंस होता है वो पास में ही इसको कन्वर्ट कर देगा, यानी रेटिना पर बनने की बजाय पहले ही ये जो है उनको कन्वर्ट कर देगा, फोकस कर देगा उनका, ठीक। तो इमेज जो रेटिना पे बननी चाहिए वो पहले बनने लग जाएगी। तो इस तरीके से दोष होता है। अब इसको दूर कैसे किया जाए? तो देखिए निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है। इस दोष की उत्पन्न, क्योंकि रेटिना पर जब बनेगा तभी उसकी इमेज जो है वो ब्रेन तक पहुंच पाएगी, पहले बन रहा है तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। दृष्टिपटल के सामने बनता है। इस दोष को के उत्पन्न होने के कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस यानी जो आई लेंस है उसकी वक्रता का अत्यधिक होना। आई लेंस की जो वक्रता है वो अत्यधिक होगी तो जाहिर सी बात है लेंस कैसा हो जाएगा? आई लेंस की वक्रता अत्यधिक हो रही है, ठीक है। एक मिनट, तो देखिएगा ज़रा कि ये जो निकटदर्शी दोष है वो होता कैसे है। आई लेंस की जो वक्रता है उसका अत्यधिक हो जाना, वक्रता का अत्यधिक हो जाना। दूसरा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। वक्रता अत्यधिक हो रही है अथवा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये दोनों बात एक ही है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के जो अवतल लेंस हैं यानी अपसारी लेंस उसके उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसे जैसे चित्र में दिखाया गया है उसके द्वारा उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के जो प्रतिबिंब है उसको वापस दृष्टिपटल यानी रेटिना पर ले आता है तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है कि जो यहाँ ओ डैश से आने वाली जो रेस थी,
ठीक है, वो तो अपनी सीधी सीधी आ रही थी और वो थोड़ा सा उनकी डिस्टेंस थोड़ी पास पास थी, जो कि लेंस की एकदम सीधे जब पड़ रही थी तो इसको जितना वो पास में पड़ रही थी उतना ही पास में केंद्रित करे दे रहा था। अब क्या है कि बीच में जब हमने अवतल लेंस लगा दिया तो ये जो रेज आ रही थी, ये अवतल लेंस इनको क्या करेगा, जो कि सीधी जाती, ये जो रेज आ रही ये जब सीधी जाती तो इनको फिर से ये पास में केंद्रित कर देता। लेकिन अवतल लेंस लगाने की वजह से इसने थोड़ा सा इसको अपसाइड डाइवर्ज किया तो थोड़ी डिस्टेंस इनकी बढ़ गई रेस की। ठीक है, और वो जब इनकी जो लेंस के किनारों पर जब पड़ी तो इसने फिर उनको जब कन्वर्ज किया लेंस ने तो वो रेटिना पर किया। तो इस प्रकार, और यहाँ पे पीछे बढ़ा करके दिखा दिया गया क्योंकि अवतल लेंस है इसलिए पीछे बढ़ा करके इसको फोकस कर दिया गया। तो इस तरीके से निकट दृष्टि दोष का संशोधन हो जाता है। नेक्स्ट जो दोष है वो हम पढ़ेंगे दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे जो है हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता यानी फार साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब दीर्घ दृष्टि दोष कहा जा रहा है यानी दूर की वस्तुएं दिखेंगी, पास की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त जो व्यक्ति होता है इसको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वो सामान्य निकट बिंदु, जो एक सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है उससे दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल यानी रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। जब नेत्र बिंदु आगे हो गया है तो जो इमेज जो भी बन रही है वो कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे बनने लग जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस होने लगती हैं। जैसे चित्र में अब रीज़न क्या हो सकता है कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, नेत्र का गोलक छोटा हो जाता है। नेत्र का गोलक जब छोटा होता है तो जो है फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो वही है, यहाँ पे कंडीशन दोनों ही में से दोनों ही हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ स्ट्रक्चर देख लिए एक चीज़, यहाँ पे देखिए ये जो इनका स्ट्रक्चर दिया गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र कौन सा होगा। एन जो है वो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु है, एन डैश सामान्य नेत्र का निकट बिंदु। ठीक, तो अब इससे समझें, तो एन डैश क्या है, सामान्य नेत्र बिंदु है जो निकट बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे ये है दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु दिखाया गया है, तो जो कि एन डैश पे होना चाहिए था वो कहाँ हो गया, एन पे, यानी काफ़ी दूर हो गया है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे खाली क्या जो है निकट बिंदु को दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे दोष देखिए कि ये जो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र है जिसको जो है एन डैश पे होना चाहिए था वो कहाँ पे हो गया है, एन पे हो गया है। लेकिन जो वस्तु एन डैश पे रखी होगी, ठीक है अगर वस्तु को एन डैश पे हम रखेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर हम वस्तु को एन डैश पे रखेंगे, ठीक है, जो कि एक सामान्य आँख का निकट बिंदु है, तो क्या हो, क्योंकि दृष्टि दोष युक्त जो है ये नेत्र की बात हो रही है ना, तो अगर निकट पे रखेंगे तो इससे जाने वाली जो रेज हैं, जो निकल रही हैं रेज, वो जब लेंस पर पड़ेंगी तो लेंस उसको जब केंद्रित करेगा तो काफ़ी दूरी पर कर देगा। ठीक है, रेटिना से बाहर कर देगा वही। और जो है ये दोषयुक्त वाला निकट बिंदु है। तो अब देखिए दोषयुक्त वाले निकट बिंदु तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, हम बीच में क्या करेंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष जो होता है इसको सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष जो होता है जिसमें हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, उनको सही करने के लिए, उनकी संशोधन के लिए हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस का यूज़ किया गया है। इसमें क्या करेंगे कि जब वस्तु यहाँ पे रखी होगी, ठीक है, या मान लीजिए एन डैश पे ही रखी है, यहाँ पे नहीं रखी है, एन डैश पे ही रखी है, तो यहाँ से निकलने वाली जो रेस थी उनको इसने क्या किया कि अच्छा यहाँ पे क्या था कि ये दूरी मतलब कि अपना इधर निकल रही है, इधर निकल रही है, फिर इनको ये कन्वर्ज करेगा तो दूर चली जाएंगी। यहाँ पे क्या है, नेत्र जो ऑब्जेक्ट है उससे रेज निकली, ठीक है, तो रेज निकली जो कि सीधी चली जानी चाहिए, लेकिन उत्तल लेंस है तो इसको पहले ये थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, उत्तल लेंस पहले थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, तो जो पहले फैल रही थी उससे थोड़ा कम फैलेंगी। ये एक बार उत्तल लेंस ने यहाँ पे कन्वर्ज किया, उसके बाद अंदर आँख के अंदर तो उत्तल लेंस है ही, उसने फिर से उसे कन्वर्ज कर दिया और फिर फाइनली जा करके कहाँ बन गई, नेत्र गोलक पे, रेटिना पर बन गई। ठीक, तो ये था कि और इसको पीछे जो बढ़ाया जाएगा तो क्या यहाँ पे हमें एन डैश पे प्रॉपरली दिखेगा। तो ये है कि इस तरीके से दोष को दूर किया जाता है, किसके, दूरदृष्टि दोष को। ठीक है, तो आगे देखिए
इस दोष को उपयुक्त क्षमता की अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। जैसे कि उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टि पटल यानी रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट हटेंगे हमारी जरा दूरदृष्टिता, ठीक है, जिसे हम क्या प्रेसबायोपिया कहते हैं। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे मानव नेत्र की जो वही एडजस्टन की जो पावर होती है वो घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकटतम बिंदु जो है वो दूर हट जाता है। संशोधक चश्मे होते हैं उनके बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। मतलब अगर वो जो है चश्मे नहीं लगा रहे हैं, जो अधिक आयु के जो लोग हैं, ठीक है, तो उनको पास की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देंगी। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं, दृष्टिता कहते हैं, क्योंकि ये मेनली आयु में वृद्धि होने के कारण ये बीमारी होती है। ये पक्षमापी पेशियां जो सिलियरी मसल्स थी उनके धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण जो क्रिस्टलीय लेंस है उसके लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। क्या होता है कि पक्षमापी पेशियां जो होती हैं वो दुर्बल होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं, तो जिससे जो क्रिस्टलीय लेंस है उसका जो लचीलापन है उसमें कमी आ जाती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूरदर्शी दोष हो सकते हैं। दोनों ही प्रकार के दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकसीय लेंस, बाइफोकल लेंस जो होता है उसकी आवश्यकता होती है, जिनमें दोनों ही दृष्टि दोष को दूर किया जा सके। सामान्य प्रकार के द्विफोकसीय लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि दोनों ही दोष पूरे जो है दूर किए जा रहे हैं, तो दोनों ही लेंस का प्रयोग किया जाएगा, अवतल उत्तल दोनों का। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है और यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है, और निचला भाग जो होता है वो उत्तल लेंस का होता है। ये पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? बाइफोकल लेंसों की। आजकल संस्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस जैसे कहते हैं, डायरेक्टली बिना चश्मे वाला कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया जाता है आंखों में, अथवा कॉन्टैक्ट लेंस लगा के, या फिर शल्य हस्तक्षेप, वही जो सर्जरी कराई जाती है ना आंखों में, उनके द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। ठीक है, चश्मा भी नहीं लगाना पड़ेगा अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेंगे। तो ये था कि जो मतलब हम लोग ने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, ह्यूमन आई में होने वाले जो दोष थे, ठीक है, जो विकार थे, उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश, प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, इसलिए आसानी होगी यहाँ पे। आप अध्ययन कर चुके हैं कि आयताकार कांच की स्लैब से गुजरने वाला प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है, और समांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए, जैसे कि कांच के स्लैब में होता है, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित यानी कि जो देखिए आपतित किरण जो आने वाली है, और अपवर्तित जैसे ये आने वाली आपतित किरण है, ये स्लैब रखी हुई है, यहाँ पे अगर नॉर्मल खींच दिया जाए तो इसकी तरफ ऐसे झुक जाएगी। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण अगर ऐसे ऐसे बढ़ा दिया जाए तो ये एक दूसरे क्या होंगी? समांतर होंगी। तथापि पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाती हैं, और साइड में अगर देखा जाए यहाँ पे, यहीं पे अगर देखा जाए तो ये कुछ विस्थापित हो जाती हैं। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगा? तो यहाँ पे देखिए, कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए। कांच का एक त्रिभुज का बना प्रिज्म है। तो देखिए, कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए। इसके दो त्रिभुजाकार आधार, इस तरीके से प्रिज्म कई तरीके के होते हैं, इस तरह के जो होंगे उनमें दो त्रिभुजाकार आधार, तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं इस तरह से। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। दो पार्श्व फलक हैं, उनके बीच का जो कोण होता है उसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा अध्ययन करें कि कांच के त्रिभुज प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। जरा सोचिए, अद्भुत वस्तुओं का वर्णन करते हैं आप, जिन्हें देख सकते हैं आप। चमकीला है, दीप्त सूर्य कहते हैं यह आप। अनुभव मैं भी करता हूँ दीप्त सूर्य का ताप, पर ना समझ पाया अब तक यह मैं, बनाता कैसे वह दिन और रात। तो ये जो पोयम है ये अंग्रेजी में लिखी गई है सी सेबर के द्वारा, जिसे हिंदी में यहाँ रूपांतरित किया गया है। तो देखिए, इसका मेन पोयम का मकसद क्या है कि क्या आप जानते हैं कि हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्र दान करके हम किसी नेत्रहीन जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। विकासशील जो देश हैं इनमें लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं, और उनमें से अधिकांश व्यक्ति की दृष्टि ठीक भी की जा सकती है। तो जैसे कॉर्निया अंधता, जो कॉर्निया की साइड इफेक्ट की वजह से जो अंधापन आ जाता है, पीड़ित व्यक्ति, कॉर्निया से जो इफेक्टेड जो व्यक्ति हैं वो 45 लाख व्यक्ति,
को नेत्रदान द्वारा कॉर्निया के प्रत्यारोपण से जो ट्रांसप्लांट होता है उससे ठीक किया जा सकता है। इन 45 लाख व्यक्तियों में 60% बच्चे 12 वर्ष के से कम आयु के होते हैं। अतः यदि हमें दृष्टि का वरदान प्राप्त है तो क्यों ना इसे हम उन्हें यानी अपने नेत्र दे करके उन्हें अपने नेत्र दे करके जाएं जिनके पास दृष्टि नहीं है। तो देखिए, नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग तथा लिंग का हो सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप यानी कि जिनकी डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है उससे पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी, वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है, भी वो नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए, अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करें। नेत्र बैंक की टीम दिव्यांगत जो व्यक्ति हैं उनके घर पर अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी, ठीक है। नेत्र निकालने के मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। ये नेत्र निकालने में लगता है समय। यह एक सरल प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार का विरूपण नहीं होता है। अब कौन लोग नहीं दे सकते हैं? जैसे ऐसे व्यक्ति जिन्हें एड्स है या हेपेटाइटिस बी या सी है, जल भीति यानी रेबीज है, तीव्र ल्यूकीमिया एक्यूट ल्यूकीमिया है, धनुस्तंभ यानी कि टिटनेस है, हैजा है, तानिका शोध जैसे मेनिंजाइटिस ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है, या कोई मस्तिष्क शोध, ठीक है, तो जो है इंसेफेलिटिस से संक्रमित है, या इनके कारण मृत्यु हुई हो, नेत्रदान इस तरीके के लोग नहीं कर सकते। नेत्र बैंक द्वारा किए गए नेत्रों को एकत्रित किया जाता है। नेत्र बैंक दान जो है किए गए नेत्र हैं उनको एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा उन्हें वितरित करता है। सभी दान किए गए नेत्रों का चिकित्सा के उच्च मानदंडों द्वारा, क्योंकि ले तो लिया जाता है उसके बाद उच्च मानदंडों द्वारा उनकी चेकिंग की जाती है। प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट के मानकों पर खरे न उतरने वाले नेत्रों को महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। कि मतलब कि चिकित्सा शिक्षा जो दी जाती है, जो मतलब जिनका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है तो उनका वही एजुकेशन के लिए उनका यूज़ कर लिया जाता है। दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाले दोनों की पहचान को गुप्त रखा जाता है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। देखिए, ये जो क्रियाकलाप है इसे हम प्रिज्म का जो स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है उसे देख देख करके इसे पूरा पढ़ेंगे। पहला इसमें क्या कहा गया है, एक ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की सहायता से सफ़ेद कागज़ की एक शीट लगाइए, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगाई गई है। उसके बाद क्या करना है, इस शीट पर कांच का एक प्रिज्म इस प्रकार रखिए कि इसका त्रिभुजाकार फलक आधार बन जाए और एक पेंसिल का उपयोग करके प्रिज्म की सीमा रेखा खींचिए। तो प्रिज्म को इस तरीके से रखा है कि उसका बेस जो है वही त्रिभुज के आकार का वो इसका आधार बन जाए, ठीक है, और पेंसिल से इसका आरेख खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है कि प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक पृष्ठ, जैसे प्रिज्म ऐसे बनाया गया ना, ए है, बी है, सी है, तो प्रिज्म के किसी अपवर्तक पृष्ठ यानी ए बी ले लिया, ये वाला अपवर्तक पृष्ठ ले लिया, उससे कोई कोण बनाती हुई सरल रेखा जिसे पीई है उसको खींच लिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला अपवर्तक पृष्ठ लिया गया, इससे पीई जो सरल रेखा उसे खींच लिया गया, पीई यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है, अब ये जो पीई रेखा है उस पर पी और क्यू पर एक जो है 2 पिनें गाड़ दीजिए, ठीक, और फलक ए सी इसी तरीके से फलक ए सी को वहाँ पर पी क्यू मतलब कि ए सी जो है वहाँ पे पी क्यू पिनों के ये जो पी क्यू हैं इनके प्रतिबिंब को देखिए यहाँ पे। तो ये जो लाइन थी पी ई वाली लाइन, इस पर पी और क्यू बिंदु पर 2 पिनें जो है इसमें गाड़ दी गई। उसके बाद इसकी जो दूसरी अपवर्तक पृष्ठ है ए सी वाली, उस पर हम इन्हीं पी क्यू के प्रतिबिंब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पी क्यू पर पिनों के प्रतिबिंब को देखिए, आर तथा एस बिंदुओं पर 2 और पिनें इस प्रकार गाड़ी, वही जो प्रतिबिंब दिख रहे थे यहाँ पर उन्हीं को ही वहीं पर 2 पिनें फिर से गाड़िए, ठीक है, 2 पिनें फिर से गाड़िए। उसके बाद क्या करेंगे, पी क्यू के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे। तो देखिए क्या किया गया कि पहले एक बार पूरा हम लोग पढ़ लें उसके बाद पूरा डिस्कशन करेंगे। पिनों तथा कांच के प्रिज्म को अब जो भी हम लोग ने यहाँ पे किया है उन सबको, पिन को भी और कांच के प्रिज्म को, दोनों को सबको हटा देंगे। अब रेखा पीई प्रिज्म की सीमा रेखा के बिंदु ई पर मिलती है। ये जो पीई रेखा है ये प्रिज्म की सीमा रेखा ये है ना, यहाँ पे ई बिंदु है वहाँ पे मिलती है। उसके बाद क्या है, इसी प्रकार बिंदुओं
आर एस को इस रेखा से जोड़िए तथा इस रेखा को इस प्रकार आगे बढ़ाइए कि यह प्रिज्म के फलक। तो यहाँ पे देखिए जो आर एस रेखा है उसको भी जोड़िए और इसे प्रिज्म के फलक ए सी वाला जो पोर्शन है उसके एफ बिंदु से एफ बिंदु पर मिलाइए। हम पहले ही देख चुके हैं कि पिनों पी क्यू को मिलाने वाली रेखा फलक ए बी के ई बिंदु पर मिलती है और ई तथा एफ को मिलाइए। ठीक है, बीच की जो ई है ये वाला है, दोनों को मिला दीजिए आपस में। अब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों ए बी तथा ए सी पर क्रमशः बिंदुओं ई तथा एफ पर अभिलंब खींचिए। फिर उसके बाद हम वहाँ पे देखेंगे आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण को चिन्हित कीजिए। तो आइए स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। क्या करना है, ये एक प्रिज्म का हमें आरेख खींचना है। ठीक है, एबीसी प्रिज्म को रखेंगे, उसका जो ट्रायंगुलर शेप है उसका आरेख खींच लेंगे। एक रेखा यहाँ से जा रही है पी और ई, जिस पर हम पी और क्यू बिंदु पर हम जो है उस पर जो है पिन गाड़ेंगे और उसका इमेज हम यहाँ पे इसकी जो दूसरी पृष्ठ है प्रिज्म की एसी वाली वहाँ पर उसकी इमेज देखेंगे। जिस जगह में इसकी इमेज दिख रहे होंगे वहाँ पर जो ये रेखा है एफएस वाली, यहाँ पर हम दो बिंदु और दो पिने और गाड़ देंगे। अब क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये जो लाइन जब हम एक बार खींच लेंगे सबकी ना, तो उसके बाद हम ये जो प्रिज्मा पिने सब हटा देंगे। हटाने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो पी क्यू वाली जो पिने हैं इनको आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेंगी, प्रिज्म के जो ई बिंदु है वहाँ पर हमें ये मिलेंगी। ठीक है, प्रिज्म के ई बिंदु पर हमें मिलेंगी। उसके बाद ये वाली जो रेखा है जो एस आर एस वाली है इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एफ बिंदु पर मिलेंगी। अब ये ई और एफ दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये बीच का इसका बेस बन जाएगा प्रिज्म का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब ये सारी चीज़ें तो बन गई, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण ये डिसाइड हो गई। अब हम कोण बना लेते हैं। तो कोण के लिए हम क्या करेंगे, जो ई बिंदु है वहाँ पर हम एक अभिलंब खींच लेंगे एन एन डैश और एफ बिंदु पर एम एम डैश खींच लेंगे। तो जैसे ही हम अभिलंब खींचेंगे तो उसके आधार पर हम आपतन कोण को निर्धारित कर लेंगे, अपवर्तन कोण को। उसके बाद ये वाला जो ई वाला है ये कैसा है, निर्गत कोण है। ठीक है, क्योंकि ये निर्गत किरण की तरफ बना है ना, इसलिए ये निर्गत कोण हो जाएगा। अच्छा क्या है कि ये जो रेखा थी आपतित किरण जो थी, अगर देखा जाए तो अगर ये सीधी जाती तो ये सीधी ऐसे निकल जाती। वही ये जो अपवर्तित जो किरण है या यूं है निर्गत किरण, उसको जब पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये यहाँ मिलेंगी। तो जिस जगह पे ये दोनों किरणें मिलेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, विचलन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी हम लोगों ने देख ली कि पीई जो है वो आपतित किरण है, ई एफ अपवर्तित किरण है, एफ एस निर्गत किरण है और जो कोण ए है वो प्रिज्म कोण है जो कि कहाँ पे है, सरफेस पे ये वाला। ठीक, आपतन कोण कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है और कोण ई जो है वो निर्गत कोण है, कोण डी जो है वो विचलन कोण है। तो यहाँ पर पीई आपतित किरण है, ईएफ अपवर्तित है, एफएस निर्गत है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ एबी पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जा रही है, क्योंकि विरल माध्यम से सघन की तरफ जा रही है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वायु है इससे इधर जा रही है, जानी ये सीधी चाहिए थी, वो एकदम एकदम अभिलंब की एकदम दूर जो है, मतलब कि अभिलंब ये वाला है ना इसका, तो उसकी ओर झुक जा रही है। वही दूसरी जो किरण है वो क्या है, वो सघन से यानी प्रिज्म से वायु में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, सघन से विरल में जब जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। पृष्ठ एसी पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, अतः यह अभिलंब से दूर मुड़ती हैं। तो प्रिज्म के प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की तुलना कीजिए। क्या यह कांच के स्लैब में हुए जो झुकाव है उसकी समान ही है। तो प्रिज्म की विशेष आकृति के जो कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है। ये विशेष आकृति ही है जिसकी वजह से जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण को वही आगे बढ़ाया गया, निर्गत किरण को पीछे से आगे बढ़ाया गया, तो एक कोण बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, जिसे जो है कोण डी से मतलब कि इसको जो है शो करते हैं इससे। उपरोक्त क्रियाकलाप में विचलन कोण को चिन्हित कीजिए और इसे मापिए। ऊपर हम लोग ने इसको चिन्हित भी किया था, इसे मापने का काम करेंगे। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब ये जो वर्ल्ड विक्षेपण होता है यानी कि जो श्वेत प्रकाश है उसके कलर का विभक्त होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना। तो आपने किसी इंद्रधनुष के भव्य वर्णों यानी रंगों को देखा और सराहा होगा। सूर्य के श्वेत प्रकाश से हमें इंद्रधनुष के विभिन्न वर्ण किस प्रकार प्राप्त होते हैं, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए हम फिर से प्रिज्म में होने वाले जो प्रकाश के अपवर्तन है उनको एक बार फिर से देखेंगे। तो कांच के प्रिज्म से झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ एक रोचक परिघटना दर्शाते हैं। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा देखें। तो क्रियाकलाप में हमें पहले क्या करना है, गत्ते की एक मोटी शीट लीजिए और इसके मध्य में एक छोटा सा छेद, एक पतली झिरी बनाइए। पतली झिरी पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए और इससे श्वेत प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्राप्त होता है अंदर की तरफ, अगर अंधेरा है। अब कांच का एक प्रिज्म लीजिए, जो झिरी के से प्रकाश जो आ रहा है उसके इसके एक फलक पर डालिए। जो झिरी से प्रकाश आ रहा है उसको प्रिज्म के एक फलक पर डालिए।
प्रिज्म को धीरे से इतना घुमाइए कि इससे बाहर निकलने वाला जो प्रकाश है वो पास रखिए किसी भी पर्दे पर दिखाई देने लगे। इस तरीके से उसको एडजस्ट करना है। आप देख सकते हैं कि आप वर्णों की एक आकर्षक पट्टी देखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखिए, संभवतः प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों यानी पट्टियों में विभक्त कर दिया। इन रंगीन पट्टियों के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए। ये जो जितने भी कलर दिखाई दे रहे हैं ना, इनको नोट करना है। पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों का एक क्रम है। दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम क्या है? सबसे पहले वॉयलेट दिखेगा, फिर जामुनी यानी इंडिगो, और फिर ब्लू, नीला, ग्रीन हरा, पीला येलो, और नारंगी यानी ऑरेंज, और रेड दिखेगा। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है, प्रसिद्ध परिवर्णी शब्द जिसको हम विबग्योर कहते हैं, आपको वर्णों के क्रम याद रखने के लिए ये विबग्योर से आप याद रख सकते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो पूरा जो अरेंज में है ना, कलर का एक डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया है, इसी को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। हो सकता है कि आप सभी वर्णों को अलग अलग ना देख पाएं, फिर भी कुछ ऐसा अवश्य है जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों को में विभाजन जो हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसी को ही हम विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए, ये प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण दिखाया गया है। श्वेत प्रकाश ऐसे गया, प्रिज्म से जब गुजरा तो छोटे छोटे इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और फिर जब यह निर्गत प्रकाश जो निकलेगा वो पूरा स्पेक्ट्रम में एकदम, उसका पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिखाया गया है, वी से लेकर के आर तक के। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो रहा है, विभक्त हो रहा है। तो हमने ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं हमें? किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते मुड़ते हैं। ठीक है, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। तो कोणों पे मुड़ने की जो घटना है उसमें देखिए, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं, सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। ये सुस्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, अब जैसे आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सबसे पहले सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो है वो किसने प्राप्त किया? आइजैक न्यूटन ने प्राप्त किया। अब एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया। जैसे पहले कुछ विभक्त हो रहे थे, ब्लू और जो है पर्पल का ले लिया था, सॉरी रेड और पर्पल का लिया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ और जो है जो कलर्स थे इनको विभक्त करने के लिए दूसरा प्रिज्म भी लिया। स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने, जैसे चित्र में दिखाया गया, देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए, ये श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्संयोजन इन्होंने किया। श्वेत प्रकाश इसमें आया, दो वर्ण में दो कलर्स हैं उनमें विभक्त हुआ, रेड और वायलेट में। ठीक है, फिर इनको और भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की इन्होंने जब कोशिश की कि और कलरों में ये विभक्त हो सकता है कि नहीं, दूसरा प्रिज्म ऐसे इन्वर्ट करके रख दिया गया, तो इसमें भी हमें वही मिला। मतलब उन्होंने जब किया एक्सपेरिमेंट, तो अलग अलग कलर्स में नहीं विभक्त हुआ, बस क्या हुआ, उसकी स्टेट जो निकलने की स्टेट थी वो चेंज हो गई, और फिर उसके बाद बाहर जब निकला तो श्वेत प्रकाश पूरा निकला। अच्छा, क्या चीज़ इन्हें एक चीज़ और मिल गई कि श्वेत प्रकाश जैसे इंटर किया था वैसे यहाँ पे विभक्त डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अलग अलग कलर्स में निकला एक प्रिज्म से। वही जो कलरफुल जो प्रकाश था उसको जब दूसरे प्रिज्म से उसको मतलब प्रवाहित किया गया, तो दूसरे प्रिज्म से जब लास्ट में निर्गत प्रकाश हुआ वो श्वेत प्रकाश हुआ जो कि पर्दे पे प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये चीज़ एक चीज़ हो गई। अब क्या है, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर प्रिज्म में जैसे उसकी भांति एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म की सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर के गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। दूसरे प्रिज्म में क्या देखा? श्वेत प्रकाश का किरण पुंज जो है वो निकल रहा है। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है वो प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, जैसे सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनता है वैसे ही अगर बना रहा है कोई भी प्रकाश तो वो श्वेत प्रकाश कहलाता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, जो कि आकाश में बनता है। ये वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदें जो हैं उनके द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, जब सूर्य के प्रकाश का परिक्षेपण हो जाता है उसके कारण बनता है कौन? जो इंद्रधनुष है। ठीक है,
इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। हमेशा सूर्य जिधर होता है उसकी विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं और सूर्य की आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित कर देती हैं। आपतित प्रकाश आने वाला जो प्रकाश होता है उसको पहले अपवर्तित करती हैं, उसके बाद उसको विक्षेपित कर देती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्ती भी करती हैं, आंतरिक परावर्तन भी कर देती हैं। थोड़ा सा ये चमकदार भी देखने को मिलता है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित कर देती हैं। फिर क्या होता है, जब जल की बूंदें जो है वो बूंद से होकर के जब प्रकाश निकलता है फिर से इसको अपवर्तित कर देती हैं, क्योंकि बिल्कुल प्रिज्म में जैसे हो रहा था कि एक बार आपतित किरण आई, उसको एक बार अपवर्तित हुई, फिर उसके बाद प्रिज्म से होकर निकली, फिर बाहर जब वापस से वायु में गई तो फिर से अपवर्तित हुई। ठीक, प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण विक्षेपण के नेत्रों तक पहुंचते हैं। अब वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। अब क्या होता है कि ये जो प्रकाश का परिक्षेपण हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कलर्स का, ठीक, और आंतरिक परावर्तन हुआ। आंतरिक परावर्तन जो आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण क्या होता है, विभिन्न वर्ण जो अलग अलग प्रकार के जो कलर्स थे वो जो देख रहा है प्रेक्षक उसकी आंखों तक पहुंच जाते हैं। अब यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जल प्रपात अथवा जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। ज़रूरी मतलब कि मेनली उसके लिए जल की बूंदों का होना ज़रूरी है, जो कि एज ए प्रिज्म की तरह काम करती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में अपवर्तन कैसे होता है, जैसे आपने संभवतः कभी आग या भट्टी तथा किसी ऊष्मीय विकरक जहाँ से भाप के फॉर्म में कोई चीज़ निकल रही है, ठीक है, उसके ऊपर उठती हुई गर्म वायु जो होती है ना, उसके ऊपर उठती हुई गर्म वायु के विक्षिप्त प्रवाह के, अब जो गर्म वायु ऊपर उठ रही है उसका जो प्रवाह है उसमें धूल के कण भी होंगे। धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति, झिलमिलाहट देखी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं, आग के तुरंत ऊपर की वायु की, आग के ऊपर की जो वायु है वो अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। होता क्या है कि आग के ऊपर की जो वायु है वो तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की तुरंत ऊपर की वायु उसके ऊपर की जो वायु है उसकी तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की जो ठंडी वायु है उसकी तुलना में हल्की और कम सघन होती है। इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक जो अवस्थाएं हैं वो स्थिर नहीं है। यहाँ पे ये समझिएगा कि अपवर्तक माध्यम यानी वायु उसकी भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है, इसलिए क्योंकि देखिए अब आग के ऊपर की जो वायु थी वो गर्म हो गई तो वो जो है विरल हो गई। ठीक है, तो उसका अपवर्तनांक चेंज हो गया, और उसके ऊपर वाली जो थी वो भी वायु थी लेकिन वो अभी जो है भारी है तो उसका अपवर्तनांक दूसरा होगा। तो इस वजह से ये क्या है, ये स्थिर नहीं है। गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन, लघु स्तर पर, ज़्यादा बड़े उस पर नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन यानी पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसका ही एक प्रभाव है। जैसे तारों का टिमटिमाना वृहत स्तर की मतलब वृहत स्तर की एक ऐसी परिघटना है। अच्छा, ये सारी जो हम लोग ने वायुमंडल में अपने पृथ्वी के वायुमंडल में देखा तो वो लघु स्तर की थी, छोटी छोटी जो कभी हमको दिख रही थी, चमक कभी नहीं दिख रही थी, ये सारी चीज़ें थी क्योंकि वो चेंजेबल थी। लेकिन तारों का जो टिमटिमाना है वो बड़े स्तर की ये परिघटना है। आइए देखें इसकी व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं कि तारे जो हैं वो हमको एक फिक्स जगह पर नहीं दिखते हैं, कभी दिखते हैं कभी छुप जाते हैं, कभी दिखते हैं कभी छुप जाते हैं। तो तारों का टिमटिमाना देखिए, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि वहाँ पे भी तो वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा होगा, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक, वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। अब बहुत सारे मीडियम बीच में मिलते रहते हैं, कभी गर्म वायु, कभी ठंडी वायु, ठीक है, कभी धूल के कण, कभी कुछ और चीज़ें, तो अपवर्तन होता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक होता है, जिसका अलग अलग अपवर्तनांक होता है, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। तारे से आने वाला जो प्रकाश है, लाइट है, उसको अब नॉर्मल हर जगह खींचते रहेंगे हर मीडियम में, तो उसकी ओर झुका देता है, जैसा मीडियम होगा उसी के आधार पर। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। उसकी आभासी स्थिति तो हमें हमको स्टार जैसा दिखता है लेकिन होता वैसा नहीं, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। ठीक है, अगर क्षितिज के जो है पास में देखा जाए। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऐसी ही स्थिति में पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है।
तारे की ये जो आभासी स्थिति है, आभासी स्थिति भी स्थायी ना होकर के धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है। ये जो आभासी स्थिति है वो भी थोड़ी 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 देर पर बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं है। यही रीज़न है, तभी जो तारे हैं वो हमें एक फिक्स जगह पे टिमटिमाते हुए नहीं दिखते, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह ऐसे दिखते हैं। तो चूंकि तारे बहुत दूर हैं अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं, प्रकाश के जो बिंदु स्रोत हैं, क्योंकि तारों से आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, चेंजेबल होता है, अतः तारे की जो आभासी स्थिति है वो विचलित होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे आप देखिए एक बार, ये जो तारा है, तारे का जो ये वाली स्थिति है ये आभासी स्थिति है, जो मतलब कि यहाँ देखने वाला जो है उसको लग रहा होगा कि तारा यहाँ पे है, एक्चुअल में तारा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो आभासी स्थिति है वो भी चेंज होती रहती है, कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे, इस तरह से होता रहता है। ठीक है, आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है, कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। ठीक है, यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रह हैं वो हमारे काफ़ी पास हैं, अर्थ के बहुत पास हैं, तो इस वजह से उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो सभी जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनको हम एक साथ अगर लेंगे तो हम 0 मान सकते हैं, तभी हमें वो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंडीशन है, उनको देख लें। अग्रिम सूर्योदय और तथा विलंबित सूर्य अस्त, यानी ये अग्रिम सूर्योदय यानी सूर्योदय होने से जो है सूर्योदय होने का जो टाइमिंग है उससे पहले ही सूर्य हमको दिखने लग जाता है। सूर्य अस्त होने से पहले ही, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, या यूँ कहे कि सूर्य अस्त होने जब होना चाहिए तो उसके कुछ देर बाद जो है वह सूर्य ढलता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व, 2 मिनट की कंडीशन दी गई है, 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट के पश्चात तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ ये है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना, जो क्षितिज की जो कंडीशन है इसको पार करना। ठीक है, इसको यहाँ इसको पार करना, तो इसको जो पार करना है वो यहाँ पे कंडीशन दी गई है। तो क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। देखिए यहाँ पे इसके सापेक्ष वास्तविक और आभासी, ये वाली आभासी है, ये वास्तविक है, ये स्थितियाँ दर्शाई गई जब सूर्य इधर से क्षितिज को पार कर लेगा, ये पूरी क्षितिज इसको पार कर लेगा। तो वास्तविक सूर्यास्त तथा ये जो क्षितिज को पार कर रहा है तो वास्तविक सूर्यास्त है, तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का जो समय अंतर है वह लगभग 2 मिनट का है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की जो चक्रिका है वो चपटी प्रतीत होती है। यही जो घटना है इसी की वजह से सूर्य की जो चक्रिका है वो कैसी प्रतीत होती है? चपटी प्रतीत होती है। तो ये है पूरी पृथ्वी, इसका वायुमंडल है। सूर्य की आभासी स्थिति यहाँ पे है, जब सूर्य जो है वो क्षितिज से नीचे जाता है, यानी सूर्यास्त की कंडीशन जब होती है तो आभासी स्थिति में हमें क्या लगता है कि जो वास्तविक ये है 2 मिनट का अंतर रहता है, 2 मिनट तक के हमको ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य अभी भी निकला हुआ है। आगे देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, इसका बिखराव। प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य का जो रक्ताभ दिखाई देना, कि सूर्य उदय से पहले मतलब सूर्य जो होता है वो एकदम लाल लाल दिखाई देता है, सूर्यास्त के समय भी सेम कंडीशन दिखाई देती है। कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं हैं जिनसे हम परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के विषय में अध्ययन किया था, पिछली कक्षा में। ठीक है, कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो कैसे जो है इम्पैक्ट डालते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन का। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का जो मार्ग है वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वास्तविक जो किरण पुंज है उससे निकलने वाले जो प्रकाश पुंज है उसका मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी कोलाइडी विलयन में जहाँ कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है यह मार्ग दृश्य होता है। क्या कहा गया है? कोई वास्तविक विलयन जो दिया गया है इसमें क्या वास्तविक विलयन में हमें पता ही नहीं चलेगा कि पार्टिकल अलग हैं कि नहीं है, वो सॉल्यूशन पूरा रहेगा। ठीक है, वो एकदम समांगी विलयन की तरह रहेगा। तो उसमें से अगर प्रकाश किरण पुंज निकल भी रहा है तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें टक्कर करने के लिए कोई पार्टिकल होंगे नहीं। लेकिन कोलाइडियल सॉल्यूशन में एकदम पूरा पूरा पता चलता है कि जो है जो दूसरे जो पदार्थ हैं वो उनमें है, प्रेजेंस है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा, तो इसमें हमें जो मार्ग है प्रकाश का वो स्पेशली दिखाई देगा। अब नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसे देख लें।
पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धल और धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। किसमें? वायुमंडल में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो जैसे ही टक्कर होती है तभी दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परिवर्तित होकर के हमारे पास पहुंच जाता है। अब इनके द्वारा जो विसरित कर दिया जाता है, बिखर बिखर जो जाता है प्रकाश, वो हमारे पास पहुंचता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ये जो टिंडल प्रभाव होता है वो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का जो बिखराव होता है, प्रकीर्णन होता है, उसी को ही कहते हैं, जिसके विषय में कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। आराम से हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्टिकल ऊपर नीचे जो है इसमें नाच रहे हैं। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है, कणों को देखने वाला बनाता है। जब किसी घने जंगल के वितान यानी कैनोपी से सूर्य का प्रकाश, जो घना जंगल होता है इसमें नीचे तो अंधेरा रहता है, कुछ हिस्से अगर जो है वहाँ पे पत्तियों से अगर ओपन हो जाते हैं तो वहाँ से जब प्रकाश नीचे आता है तो वहाँ पे हमें ये देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव को वहाँ पे देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं। कुहासा जब होता है तो वहाँ पे भी जल की कुछ सूक्ष्म बूंदें जो होती हैं वो उसका प्रकीर्णन कर देती हैं। अब प्रकीर्णित प्रकाश का जो वर्ण है, उसका जो कलर है, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। ये जो है बिखरने वाला जो प्रकाश है उसका जो कलर है कि कौन सा कलर जो है ज़्यादा जो है इफेक्टेड बिखरेगा, ठीक है, ये उन कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, ठीक है, बिखेरने का काम करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण जो है वो अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, यानी रेड को करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। अगर साइज बहुत ज़्यादा है तो जो प्रकाश है वो श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। तो ये था प्रकीर्णन। अब हम देखेंगे कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। क्या? वायुमंडल में वायु के जो कण हैं या उसके अणु हैं या अन्य सूक्ष्म कण जो हैं उनका साइज इतना होता है। अभी हम लोग देखा छोटे साइज के जो कण होते हैं वो नीले प्रकाश को ज़्यादा प्रकीर्णित करते हैं। तो ये जो साइज के जो मतलब दृश्य प्रकाश है उसको तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीला वर्ण जो होता है, नीला कलर जो होता है, उसकी ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, उसके लिए अधिक प्रभावी है। जैसे लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है, अधिक है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी छोटी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण कर देते हैं, बिखेर देते हैं। प्रकीर्णित हुआ जो नीला प्रकाश है वो हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और यही पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता, तो हमें आकाश कैसा दिखता? ब्लैक दिखता, तब आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला ही प्रतीत होता है जो वायुमंडल के ऊपर उड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। अब क्या है, संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत यानी सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। जो सिग्नल का प्रकाश है वो लाल रंग का होता है। क्या रीज़न है? क्या आप इसका कारण जानते हैं? लाल रंग कोहरे या धुएं के कण, जो कोलाइडियल कण होते हैं, उनका जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इसी वजह से कोहरे या धुएं के जो कण होते हैं उनके द्वारा प्रकीर्ण होता है। तो जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो लाल रंग को ही, अधिक तरंगदैर्घ्य वाले को ही जो है प्रकीर्णित करेंगे, इसलिए दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। अब है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। क्या आपने सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश तथा सूर्य को देखा है? क्या आपने सोचा है कि सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश रक्ताभ यानी ब्लड की तरह वो क्यों पता चलता है, इसमें लाल लाल क्यों दिखता है? आकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होने को समझने के लिए आइए क्रियाकलाप करें। इसमें हमें क्या देखना है, कोई अभिसारी लेंस हम लेंगे। अभिसारी लेंस जो उत्तल लेंस होगा कन्वर्ज करने का काम करेगा, लेकिन इसके फोकस पर श्वेत प्रकाश का तीव्र स्रोत एस रखेंगे, ठीक है, श्वेत प्रकाश का स्रोत रखेंगे। लेंस प्रकाश का एक समांतर किरणपुंज प्रदान करता है। उसके बाद प्रकाश के समांतर किरणपुंज को स्वच्छ जल से भरे एक पारदर्शी कांच के टैंक से गुजारिए। किसी एक गत्ते में किससे निकालना है? स्वच्छ जल के पारदर्शी टैंक से गुजारना है। अब किसी एक गत्ते में बने एक वृत्ताकार छिद्र सी से इस प्रकाश किरणपुंज को गुजरने दीजिए।
तो दर्शाए अनुसार एक दूसरे अभिसारी लेंस, अब दूसरा एक और अभिसारी उत्तल लेंस हमने ले लिया, उसका प्रयोग करके वृत्ताकार छिद्र का स्पष्ट प्रतिबिंब MN पर बनाइए। अब वहाँ से निकलने वाला जो है जो भी मतलब प्रकाश निकल रहा है उसका प्रतिबिंब MN पर एक पर्दा दिया गया जिस पर बनाएंगे। टैंक में लगभग 2 लीटर स्वच्छ जल लेकर के 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट घोलिए। जल में लगभग 1 से 2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी डालिए। तब क्या होगा, इतनी सारी मटेरियल डालने के बाद भी क्या होगा, देखिए पहले क्या किया, एक उत्तल लेंस ले लिया, ठीक है, और उसके बाद वही अभिसारी लेंस, और उसमें उसके आगे हमने एस स्रोत को रखा, उससे जो भी लाइट आई उसको उसने क्या किया कि यहाँ से जो केंद्रित कीजिए ना, प्रकाश से केंद्रित की जा रही है, तो यहाँ पे अभी ये सीधी जाएंगी, लाइट्स सीधी जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, ये जल से इसको जो है प्रवाहित किया जा रहा है, उसके बाद बीच में एक जो है ऐसा गत्ता जैसा लिया गया जिसमें एक छेद बना दिया गया। अब इस छेद से होकर के अब यहाँ से समांतर जो किरणें जा रही हैं, यहाँ पे एक और लेंस लिया है अभिसारी लेंस, ये क्या करेगा, इन किरणों को एक जगह केंद्रित कर देगा, ये यहाँ पे पर्दे पर प्राप्त करेगा। अच्छा, यहाँ पे कलरफुल क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन में कई सारी चीज़ें भी मिलाई गई हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया है, सोडियम थायोसल्फेट मिलाया गया है। तो लगभग 2-3 मिनट के पश्चात आप सल्फर के सूक्ष्म कणों को अवक्षेपित होते देखेंगे, ठीक है। जैसे ही सल्फर के कण बनना प्रारंभ होते हैं, आप कांच के टैंक के 3 पार्श्व साइड से नीला प्रकाश देख पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो जैसे ही सल्फर के कण जो है वो बनना प्रारंभ होंगे तो साइड से नीला प्रकाश देख पाएंगे। ये सल्फर के सूक्ष्म कोलाइडी कणों द्वारा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन, अब ये जो सूक्ष्म जो ये क्या करेंगे, सल्फर के जो सूक्ष्म कोलाइडी कण हैं उनके द्वारा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है, तभी हमें क्या दिख रहा होगा, नीला प्रकाश दिख रहा होगा। कांच के टैंक के चौथे पार्श्व से, चौथा वाला जो पोर्शन है उससे वृत्ताकार छिद्र की ओर से पारगत प्रकाश के रंग का प्रेक्षण कीजिए। अब यहाँ से निकलने वाला जो पोर्शन है, ये जो यहाँ पे पर्दे पर प्राप्त हो रहा है, इससे जो है जो प्रकाश के रंग का प्रेक्षण कीजिए कि किस कलर का यहाँ पे रंग प्राप्त हो रहा है। यह प्रेक्षण अति रोचक है क्योंकि पर्दे पर पहले नारंगी, लाल और फिर चमकीला किरमिजी लाल रंग दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पे जो मटेरियल मिलाया गया, जैसे जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और यहाँ पे यहाँ पे जो ये दिया है ना सल्फर के कोलाइडी कण जैसे जैसे बनेंगे, जो प्रकाश का जो कलर है वो चेंज होता है, प्रकाश के जो है अलग अलग वर्ण है वो दिखना स्टार्ट कर देंगे। ये क्रियाकलाप प्रकाश के प्रकीर्णन को निर्देशित करता है, ठीक है, जिससे आपको आकाश के नीला रंग तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के जो रक्ताभ प्रतीत होने वाले उसको समझने में ये सहायता मिलेगी। क्योंकि देखिए सूर्य अस्त और सूर्योदय जो होता है, तो ये देखिए जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त की जो कंडीशन होती है वो कहाँ होती है, वायुमंडल में होती है। वायुमंडल की अलग अलग लेयर होती हैं, अलग अलग लेयर्स में कुछ लेयर्स में छोटे पार्टिकल होंगे, कुछ लेयर्स में बड़े पार्टिकल होंगे। तो जैसे जैसे वायुमंडल में धूल के कण या पार्टिकल उपस्थित होंगे उसी के आधार पर वो जो है उतनी तरंगदैर्घ्य के जो कलर्स होंगे उनको वो जो है विक्षेपित करेंगे, ठीक है, और वही हमको दिखेंगे। तो इसी वजह से जो सूर्य का लाल रंग है, यानी कि जो, और हम हमेशा देखते हैं कि जब सूर्य का उदय होना या अस्त होना, दोनों ही कंडीशन में सूर्य जो होता है वो क्षितिज के पास होता है। तो क्षितिज के पास अगर है तो वहाँ पे धूल की कण प्रेजेंस होंगे और कोहरा भी, थोड़ा बहुत कुहासा भी होगा, तो वहाँ पे कोलाइडियल कण आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इस वजह से जो कोलाइडियल कण है उनका साइज थोड़ा बड़ा होगा और वो क्या करेंगे, लाल रंग को जो है विक्षेपित करेंगे। तो इस वजह से हमें लाल रंग मोस्टली दिखाई देने को मिलता है, ठीक। और वही जो आसमान का कलर है वो तो हम लोगों ने देख ही लिया, आकाश का जो कलर है। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है, तो देखिए क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी की वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर के गुजरता है। तथापि जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर ऊर्ध्व स्थिति में होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। जब कहाँ, ठीक ऊपर जब होता है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, एकदम सूर्य जो है वो एकदम सफ़ेद प्रतीत होता है, कोई कलर में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, क्योंकि नीले तथा बैगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्ण हो पाता है। तो क्षितिज की और रोशनी इतनी ज़्यादा होती है और बैगनी रंग और जो नीला रंग है इसका थोड़ा ही भाग जो है वो प्रकीर्ण हो पाता है। तो इसलिए हमें आकाश जो है वो थोड़ा बहुत, अगर हमको नीला दिखता है, नहीं तो अदरवाइज रोशनी इतनी ज़्यादा होती है तो कलर का इतना जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चलता है, सिर्फ हमें श्वेत प्रकाश दिखता है। तो क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, ठीक है, और इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। क्योंकि देखिए बैगनी रंग वाला तो प्रकीर्ण हो जाता है, अधिकांश भाग जो होता है बैगनी या नीले रंग वाला वो बिखर चुका होता है। तो इसलिए हमारे आंखों तक जो पहुंचने का जो काम होता है वो अधिक तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश है वही हमारे आंखों तक पहुंच सकता है। इसी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, लाल रंग का प्रतीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में दिखाया गया सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना।
ये क्षितिज के निकट सूर्य है, ठीक है। नीले प्रकाश के प्रकीर्ण होने के से सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना। सूर्य लगभग ऊर्ध्व स्थिति में जब होता है तो नीले प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक मतलब ऊर्ध्व स्थिति में होता है तो हमें वो श्वेत कलर का दिखता है, क्योंकि यहाँ पे नीले रंग का प्रकाश जो है वो कम प्रकीर्ण होता है, ठीक है। तो ये था आज का जो चैप्टर था वो यहाँ पे ही समाप्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।